everyone. Today we will just start a new chapter and it is force and laws of motion. हमने मोशन चैप्टर को पहले भी पढ़ा. इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. और इसमें जो है हमें कुछ एक टॉपिक जो है जैसे फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इन सभी चीजों को जो है वो पढ़ना है. और आई थिंक सो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इन सारे टॉपिक के बारे में जाना है और बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा. और अगर नहीं जाना है तो मैं जस्ट इसे अब एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोग गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे तो शायद मैं इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं और वो आप तक इजीली पहुंच पाए और आप इसे इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड इट इज फोर्स. तो फोर्स के बारे में जो हमने डेफिनेशन है इनका, है ना, तो वो पहले भी जूनियर क्लासेस में हम लोग पुल पुश के रूप में जो है इसे पढ़ चुके थे. लेकिन इसे जो है थोड़ा, क्योंकि हमारा जो है जब लेवल हाई होता है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि एक ही डेफिनेशन में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमको मिल जाए. तो फोर्स है क्या? तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और फिजिकल कॉज that changes or tends to change the state of the body, direction of the body as well as configuration or dimension of the body. ठीक है, कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल कॉज है जो या तो अप्लाई होने के बाद किसी बॉडी में चेंजेस ला देता है या लाने की कोशिश करता है. आखिर ये चेंजेस क्या ला सकते हैं? ठीक है ना. तो इसमें ये बॉडी के स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. स्टेट कहने का मतलब यहाँ रेस्ट और मोशन से है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे वो मोशन में ला सकता है ना. अगर बॉडी मोशन में है तो वो उसे क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है. अगर किसी बॉडी का स्पीड जो है उसे वो क्या कर सकता है? इंक्रीज भी कर सकता है या फिर उसे डिक्रीज भी कर सकता है. इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जगह ऐसे एग्जांपल्स देख चुके हैं. जस्ट लाइक एक क्रिकेट प्लेयर के बारे में देखें तो जब बैटर जो है वो बॉल को क्या करता है, सिर्फ एक क्लिक किया है ना, तो वो क्या करता है कि वो बॉडी के या बॉल के डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है. ठीक है, यानी फोर्स अप्लाई होने के बाद वो किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है. साथ ही साथ जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन को जो है वो चेंज कर सकता है. कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ही शेप या साइज आते हैं या डायमेंशन के अंतर्गत ही शेप एंड साइज आते हैं. यानी आप अगर रबर बैंड, रबर बॉल, है ना, इन सब चीजों पे अगर गौर करें तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि कंप्रेस करके, दबा करके या बाय अप्लाइंग द फोर्स क्या कर सकते हैं? हम इसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं. तो हमने अभी डिफाइन किया टर्म फोर्स और आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो मैंने ऑलरेडी इसके जस्ट बाद आपको इसके इफेक्ट के बारे में ही बताया कि ये इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो हमारा क्या क्या हो सकता है. तो फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर क्या चेंजेस ला सकते हैं. तो इट मेक द बॉडी रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी. इट आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन of the body. It can change the shape and size of the body और configuration of the body. ठीक है, तो ये एक ब्रशअप हम लोग कर रहे हैं इन सारे टॉपिक का, है ना. इसे हम लोग पहले से जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं, भली भांति पर इसे क्या करते हैं? पहचानते हैं. ठीक है, तो ये दो टर्म थे हमारे. इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ फोर्स. इसके बाद हमारा क्या आता है? टाइप्स ऑफ फोर्स. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, एक बार ब्रशअप कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर करेंगे. टाइप्स ऑफ फोर्स. तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो है
इसे दो तरह से फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। इसमें जो है हमारा एक आता है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ये सब सारे वर्ड के मायने हैं। वर्ड्स को अगर हम समझ पाते हैं तो इजीली बाकी चीज को हम क्या कर लेते हैं, समझ सकते हैं। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, या इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। अब गौर करें कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर है कि द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, हम इसे इस जगह से, इस प्लेस से तभी हटा सकते हैं जब हम इसके साथ फोर्स अप्लाई करें, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि हमने चुटकी बजाया और ये जादू से क्या हुआ, यहां से रिप्लेस हो गया, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा संभव होगा तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये इस तरह के जो है एग्जांपल्स हैं और आपको वो कहीं और है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है कि सच टाइप ऑफ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी कम्स इन एक्चुअल कांटेक्ट। इसमें आप डायरेक्टली उसे जा करके या फिर किसी चीज के थ्रू, किसी सब्सटेंस के थ्रू, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बॉडी को या बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कांटेक्ट फोर्स। इसी में हमारा मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। टेंशन है तो इन सब चीज में क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ये किसके एग्जांपल्स हैं, कांटेक्ट फोर्स के। अब आए नॉन कांटेक्ट फोर्स को। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विदाउट कमिंग इन एक्चुअल कांटेक्ट, कि बॉडी के ऊपर फोर्स तो अप्लाई होगा लेकिन बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए। जिस तरह से हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेट्स को ही किसी अदर मैग्नेट्स के थ्रू क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, उसे जो है हम एक डिस्टेंस से ही क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कुछ इसी तरह से होता है कि चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी वगैरह जो है, ये हमारा क्या है, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है, क्योंकि इसमें बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। हम छत से गिर जाते हैं नीचे की ओर, जमीन की ओर, क्यों, है ना, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ अर्थ जो है वो किसी सबस्टांस से हमको खींच नहीं रहा होता, इसके पास जो अप्लाइड फोर्स है ना, या हमारा जो वेट है, इसी के थ्रू इन दोनों के बीच एक क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जिस कारण से वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है लेकिन बिना कांटेक्ट में आए हुए। टाइड्स का आना, ये सब सारे क्या हैं, आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम इसे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा जो है आपको जिस तरह से फोर्स का डेफिनेशन होता है, तो यहाँ दो सिचुएशन बनते हैं, या तो चेंजेस होंगे या फिर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना, और ऐसे केस में कभी क्या होता है कि हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, या कभी कभी बहुत सारे लोग मिलके या बहुत सारे इंडिविजुअल जो है इकट्ठा होकर के, कलेक्ट होके, गैदर्ड होकर के क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उस हिसाब से दो तरह से इसे क्लासिफाई किया गया। एक कहा गया बैलेंस और एक कहा गया अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है, तो सिंपल सी बात है कि हम अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो अप्लाई किए, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन से। आप जब ये नंबर ऑफ फोर्सेस लेंगे तो उसमें डिफरेंट डायरेक्शन से होगी। ये पॉसिबिलिटी है या पॉसिबल है कि हम जो है किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट या कोई भी रिजल्ट जो है वो ना आए, जीरो शो हो रहा है, यानी बॉडी ने अपने पोजीशन से या किसी भी तरह से उसने जो है अपने पोजीशन को जो है वो चेंज
नहीं किया, ठीक है, तो ये किस तरह का फोर्स कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका बैलेंस फोर्स। क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स, ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी शोज जीरो एक्सेलरेशन, है ना, कि बॉडी में क्या आ रहा है? तो जीरो एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी बॉडी ने किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जो है वो कभी भी स्टेट चेंजेस नहीं करते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी फिर भी रेस्ट में ही होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो बैलेंस फोर्स अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो भी बॉडी क्या होंगे? मोशन में ही होंगे। अगर बैलेंस फोर्स कुछ चेंजेस कर सकता है तो वो है शेप एंड साइज, यानी वो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। जैसे एक रबर बॉल, ये अपने जब हम दो तरफ से इसे क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं इक्वल फोर्स से, बैलेंस फोर्स से, तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है, साइज चेंज कर लेता है, लेकिन पोजीशन चेंज बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? तो ये स्टेट चेंजेस बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स को हम क्या करते हैं या इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, कि जब बहुत सारे फोर्सेस या इंडिविजुअली एक भी फोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि व्हेन अनबैलेंस्ड ए नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट शोज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। नॉन जीरो कहने का मतलब कि जीरो छोड़कर, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव मैथमेटिकली एक डायरेक्शन का नाम है। पॉजिटिव इट मींस टुवर्ड्स द, है ना, और अगर निगेटिव का मतलब हुआ इट मींस जस्ट क्या हुआ? अपोजिट टू द, ठीक है ना, कि आपने जिधर चाहा उधर ना हुआ तो वो हमारा निगेटिव हो गया। आपने जिधर चाहा और अगर ऑब्जेक्ट में चेंजेस उस तरह से आता है, उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इट मींस वो क्या हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी शोज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जब कभी भी अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो वो इसके पोजीशन में चेंजेस लाएंगे, है ना, इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, इसे मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि ये आपको ऐसे केस में शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? गौर करेंगे हम लोग इस सब चीजों को। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर देंगे। तो हमने अभी पढ़ा फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, है ना। टाइप ऑफ फोर्स के अंतर्गत जो है हमने कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जाना है, लेकिन इंडिविजुअली मैंने जिस तरह से मस्कुलर या फ्रिक्शनल इन सब चीजों को जो है आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये इसके टॉपिक तो फिलहाल नहीं है। इसके अलावा हम बैलेंस, अनबैलेंस पढ़े। अब इनका कैलकुलेशन क्या होता है, कि बैलेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें और अनबैलेंस को कैसे कैलकुलेट करें। तो बैलेंस में तो हम जान ही रहे हैं कि ये आपका जो होता है वो रिजल्टेंट, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो, ठीक है। और अनबैलेंस के केस में कि जब एक बॉडी के ऊपर, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन से क्या हो रहे हैं? फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, तो बॉडी में मूवमेंट किधर की हो रहा है? तो अगर मान लीजिए कि इधर F1 फोर्स है और इधर क्या है? F2 फोर्स है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन है। अब इसमें अगर कंडीशंस हमारे पास हैं कि F1 इज लेसर देन F2, कि फोर्स 2 जो है वो आपको F1 से क्या है? ज्यादा है, तो निश्चित है भाई कि जो ज्यादा ताकतवर होगा बॉडी उधर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है ना, या उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी आपका जो रिजल्टेंट होगा या नेट फोर्स होगा
वो क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं कि F1 भी इधर है और F2 भी क्या हो रहा है इधर की ओर ही मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ऐसे केस में रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या नेट फोर्स जो उस पर अप्लीकेबल है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होता है, तो रिजल्टेंट आप जैसे ये एक बहुत सारे फोर्सेस हैं है ना, और इन्हीं का हमने कैलकुलेशन देखा, फर्दर एज ए रिजल्ट देखा। इस हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो जरूरी तो नहीं है कि इतने सारे फोर्स इंडिविजुअल फोर्स इस पे अप्लाई किए जाएं, हो सकता है कि जितना नेट फोर्स कहा गया है उतना ही का फोर्स हम एक अप्लाई कर दें, सिंगल फोर्स अप्लाई कर लें, जिससे बॉडी में क्या है कि सेम इफेक्ट ही होगा, है ना। जो 25 आदमी मिलकर हम काम कर रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल कोई ऐसे चीज से यूज करें या मशीन यूज कर लें, उसके बदले में जो सेम इफेक्ट क्या कर रहा हो सो कर। The resultant force, it is a single force that produces same effect on the body as done by a number of forces collectively। ठीक है, कि ये एक अकेला फोर्स है जो वही इफेक्ट शो करेगा बॉडी के ऊपर में जो बहुत सारे जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो मिलके कर रहे हैं, वो भी वही इफेक्ट शो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत सारे हैं, और ये क्या है एक अकेला सिंगल फोर्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इन सब सारे चीजों को क्या किया, ब्रशअप किया, पढ़ा, एक्सप्लेन किया, समझा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जय हिंद, जय भारत।